अरे विजय, विजय, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? वो भाभी, मैं भाई साहब से मिलने आया था। मैंने देखा है कि तुम जब जब अपने इन भाई साहब से मिलने आते हो हमेशा परेशान होकर ही जाते हो। भाभी, बात यह है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आदित्य, ये विजय इतना दुखी होके क्यों गया? अर्पिता, अभी कुछ लोगों की फितरत में होता है हमेशा दुखी रहना, लेकिन मैं पूछता हूँ कि इन जनाब को क्या दुख है? वो शकील अहमद आराम से रिहा हो गए, इनकी माताजी खुश हो गई, सदन के सारे लोग खुश हो गए। अब क्या है, देखो अर्पिता, कोई इंसान दुनिया के सारे गमों को अपने कंधे पर लेकर ढोएगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आदित्य, बात वैसी नहीं है जैसे तुम कह रहे हो। जरूर कुछ बात है। जो विजय यहां से परेशान होके गया है उसकी शक्ल साफ बता रही थी कि वो फिर से किसी जाल में फंस गया है। आदित्य कह रहा था उसने डावला के बारे में राकेश नाथ को कुछ नहीं बताया, और डावला भी यही कह रहा था कि मेरे बारे में उसने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर ये राकेश नाथ को डावला के बारे में कैसे पता चला? उस आदमी ने मुझसे डावला के बारे में क्यों पूछा? और जब उसे ये पता चल गया है तो वो ये भी जान गया होगा कि मैंने शकील भाई को छुड़वाने के लिए डावला से उसके आदमी का सौदा किया है, और इसके लिए मैंने पापा को भी धोखा दिया, उनकी इज्जत को दांव पे लगा दिया। अब जबकि राकेश नाथ को सब कुछ पता चल गया है तो वो खामोश नहीं बैठेगा। अपनी लड़ाई में वो इस बात को हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। मां पापा सबकी इज्जत नीलाम करवा सकता है वो, कोई साजिश भी रच सकता है, मुझे जेल भी भिजवा सकता है, और संजय की शादी भी रुकवाने की कोशिश कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं विजय भैया, आप ये क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपके माथे पर पसीना, सब कुछ ठीक है ना? वो कुछ नहीं संजय, पापा के बिजनेस को लेकर थोड़ी सी चिंता है। नहीं भैया, आप मुझसे सच नहीं कह रहे, किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं। क्या बात है? यार, मैं आपको बताना चाह रहा था कि शकील भाई रिहा हो गए। मां बहुत खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। विजय भैया, घर में शादी का माहौल है। अगर आप अपनी परेशानियों को भुलाकर खुले दिल से इस शादी में शरीक होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। जरूर बताऊंगा। मैं चलता हूं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि डाबला भाई वाली बात संजय को भी पता चल गई हो?
Anything else? No, thanks. Okay. क्या हुआ संजय? क्या सोच रहे हो? ममता, कोई उलझन है, परेशानी है विजय भैया के दिमाग में, जो मैंने उनके चेहरे पर साफ देखी है। शकील भाई के रिहा होने से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब विजय भैया बिल्कुल चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, हंसते नहीं, एक कमरे में चुपचाप बैठे रहते हैं। तुम पुलिस वाले भी ना अजीब होते हो। जो सोचते हो, जो देखते हो, उसके पीछे कोई ना कोई शक, कोई ना कोई वहम जरूर लगा लेते हो। ये वहम या शक की बात नहीं है, सच्चाई है। मुझे तो लगता है शकील भाई की रिहाई के पीछे कोई राज है। तो तुम उनसे पूछ क्यों नहीं लेते? ममता, मैं विजय भैया को बचपन से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से मुझे नहीं बताएंगे। संजय, तो फिर बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि कोई राज है, तो उसके खुलने का इंतजार करो, सिंपल। या फिर उन्हें लॉकअप में बंद करके इंक्वायरी करो। ममता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम सीरियस नहीं हो, तुम बोर हो। मुझे तो लगा था तुमने मुझे यहाँ बुलाया है कुछ रोमांटिक बातें करने के लिए, हमारी शादी के बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए, और तुम हो कि ये सब बातें लेकर बैठ गए। अरे आई एम सॉरी, मुझे मालूम है हमारी शादी बहुत करीब आ रही है, तुम काफी एक्साइटेड हो, प्लान्स बना रही हो, और मैं ये सब बातें करने लग गया। खैर, ये बताओ घर पे तैयारी कैसे चल रही है? चल ही रही है। और तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो सब काफी एक्साइटेड है, बस ये। संजय, तुमने कुछ सोचा है? शादी के बाद मुझे घुमाने कहाँ ले जाओगे? बोलो। अरे सोचने तो दो। अभी तक सोचा नहीं है? अरे पुलिस स्टेशन चलोगी? वेरी फनी। अच्छा अच्छा अच्छा। सैंडविच लो तुम, अभी तो भूख लग रही थी ना तुम्हें, खाओ। तुम ही खाओ और तुम ही रहो अपने पुलिस स्टेशन में। किशोरी, सच तो ये है कि बेटियों की शादी करना आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाने जैसा मुश्किल काम होता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हमारे घर की शादी कैसे संपन्न होगी। समय पर सब ठीक हो जाएगा, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य खुद लिखवा कर आती। और फिर भाग्य की गति को कौन रोक सका है जी? होता वही है जो इंसान के भाग्य में होता है। अब देखिए ना, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा रिश्ता इतने बड़े परिवार से जुड़ेगा। ये तो बहुत सही कहा तुमने। हमारी बेटी का भाग्य एक बड़े ऊंचे खानदान के साथ जुड़ा है किशोरी। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन एक बात और देखो कि इस संबंध को लेकर हमारे सामने मुश्किलों पे मुश्किलें चली आ रही हैं। मेरी नौकरी चली गई, नई नौकरी लगते लगते रुक गई, दोनों की जन्म पत्रियां लेके गए तो बेटी बेटी बेटी। आप तो जानते हैं ये सब कल्पना भाभी का किया हुआ है, और उन्होंने ये सब क्यों किया ये भी तो अब छुपा नहीं है ना। मेरा एक बात समझ में नहीं आती कि एक औरत होकर दूसरी औरत की जिंदगी में जहर क्यों घोल रही है, वो भी घर बसने से पहले। ये उनके विचार ही तो है माँ, जो अपना घर बसा लेने के बाद भी आज तक वो उस घर में बस नहीं पाए। कितना बड़ा नाटक किया उन्होंने हमारे साथ। लेकिन एक बात है बेटी, शादी के लिए भी काफी दिन बाकी है, कहीं फिर वो कोई नया नाटक। नहीं पापा, अब क्या कर लेंगी, और यूँ सारी जिंदगी डर कर भी तो नहीं जिया जा सकता ना। जो जितना झुकता है उसे दुनिया उतना ही झुकाती है, और अब तो उनका असली चेहरा हमने भी देख लिया है, और संजय के घर वालों ने। बस बेटा, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये शादी बिना किसी विघ्न के निपट जाए। और मेरी कामना यह है कि हमारी बिटिया अपने घर संसार में सदैव खुशहाल रहे, खुश रहे। हाँ। ये देखिए माँ जी, ये स्पेशल डिजाइन देखिए। वैसे तो अपनी नई बहू के लिए सदन में बनाई गई साड़ियाँ ही मैंने पसंद की हैं, लेकिन कुछ साड़ियाँ तो। माँ जी, आपके जो सदन में बनने वाली साड़ियाँ हैं बेशक उनसे ज़्यादा ये कीमती है,
लेकिन जिस भावना से आपके सदन में काम होता है ना माँ जी, उसके सामने इसकी कोई कीमत नहीं माँ जी। ये देखिए, ये जो साड़ी है ये खास हमने बुनकरों से बनवाई है। इस काम में माहिर बुनकरों से हम डायरेक्ट माल मंगवाते हैं माँ जी, डीलर से हम कभी माल नहीं मंगवाते माँ जी। और ये वाली साड़ी? हाँ, ये जो है वो खास कारीगरों से हमने बनवाई है। ये देखिए, इस पर जो धागा है वो प्योर गोल्ड का है माँ जी। आप ऐसा करेंगे? हाँ माँ जी। आप ये सारी साड़ियाँ यहाँ छोड़ कर जाइए। शाम को ये आएंगे, उनको दिखाऊंगी, कुछ साड़ियाँ पसंद करूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बाबूजी को सारी साड़ियाँ आराम से दिखाइए, मैं कल आ जाऊंगा। तो आने वाले बहू के स्वागत की तैयारियां चल रही है। तुम अच्छे मौके पर आई हो बहू। मैं ममता के लिए कुछ साड़ियाँ पसंद कर रही थी। तो माँ जी मैं चलता हूँ, ये सारी साड़ियाँ आप मैं तय करवा लूंगी। अच्छी बात है, मैं कल आ जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। काफी जोर शोर से चल रही है शादी की तैयारी। अब शादी में दिन ही कितने बचे हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, मैं ही आ गई, मुझे बुलाया नहीं गया। ये तो तुम्हारा अपना घर है, इस घर की बड़ी बहू हो तुम। इसीलिए खुद की बेइज्जती करवाने के लिए चली आओ। छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं, इसलिए अपनों से, अपने घर से कोई रूठता थोड़ी है। ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा हो ही नहीं सकता। पिछली बातों को भूल जाओगे क्या? नहीं माँ जी, मैं अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। वैसे भी मैं यहाँ पर अजय या इस घर के लोगों से मिलने नहीं आई। मेरी मजबूरी मुझे बार बार यहाँ पर खींच लाती है। मैं अपने बेटी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में। पापा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखो बेटी, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। वो ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। पर पापा, वो दिन कब आएगा जब मम्मी मेरे पास होंगी? क्या बातें हो रही है बाप बेटी में? मम्मी, मम्मी, आप बार बार घर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? यू नो, आपके बगैर मैं कितनी लोनली फील करती हूँ। काश नेहा, तुम्हारा ये दर्द यहाँ के लोग समझ पाते। और तुमने जो यहाँ के लोगों को दुख पहुंचाया है, तकलीफ दी है, उसके बारे में कभी सोचा है? मुझे यहाँ के घर में किसी भी इंसान से जरा भी हिम्मत नहीं। तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने उसे भी खो दिया। मेरा वो हाथ किस वजह से तुम पर उठा था, तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है, और इसीलिए मैं आज नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। आप मुझे कहाँ ले जाने आई हैं मम्मी? नेहा, तुम मेरे साथ मेरे पापा के यहाँ चलोगी। नहीं मम्मी, मुझे अपने पापा को छोड़कर आपके पापा के घर नहीं जाना है। नेहा, तुम्हें चलना होगा। वो अगर तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो क्या तुम उसे जबरदस्ती से ले जाओगी? शायद मुझे वैसा ही करना पड़े। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? नेहा मेरी बेटी है। वो मेरी भी बेटी है। उस पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है।
और ये तुम यहाँ पर रोज रोज के नए बखेड़े लेकर आती हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होता है ये तो नहीं जानता मैं। पर नेहा अभी बच्ची है, उसकी जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नहीं अजय, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। मैं नेहा की जिंदगी संवार दूंगी, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करूंगी। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचारों की छाया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। नहीं कल्पना। अजय, तुम आज मुझे नेहा को यहाँ से ले जाने से रोक रहे हो, मगर ये मत भूलना तुम्हारा ये काम कानून भी नहीं कर सकता। आती मैं। बहू, क्यों अपने साथ हम लोगों का भी तमाशा बना रही हो तुम? तमाशा तो मेरा बन रहा है यहाँ पर। मैं उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैं यहाँ पर शादी करके आई थी। एक दिन तो क्या, एक पल भी मैं यहाँ पर चैन से नहीं जी पाई। जीना हराम कर दिया आप लोगों ने मेरा। ऐसा मत कहो बहू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो तुम माँ? किसके सामने हाथ जोड़ रही हो तुम? इसके सामने? अरे ये इंसान नहीं, पत्थर है, पत्थर। और पत्थर को सिर्फ ठोकर मारी जाती है, उसकी पूजा नहीं की जाती। सुना आपने माँ जी? मेरे बारे में आपके बेटे के ख्याल सुने आपने? और फिर भी आप कह रही कि मैं यहाँ वापस आ जाऊं? हाँ बेटे, फिर भी मैं कहती हूँ तुम वापस आ जाओ। मम्मी प्लीज प्लीज दादी माँ की बात मान जाइए ना। कभी नहीं। किशोरी, मुझे जब जब ये ख्याल आता है कि ममता पराए घर जाने वाली है, जाने मेरी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। आप भी ना जी, लड़कियों को तो पराए घर जाना ही होता है। जब राजा जनक ही जानकी को अपने महलों में नहीं रख सके, फिर हम लोग क्या हैं? लेकिन एक ख्याल मुझे हमेशा सताता रहता है। हालांकि कल्याणी जी ने तो कह दिया है कि हम ये शादी बड़े सादे तरीके से करेंगे, लेकिन फिर भी लोक लाज को देखते हुए हमें अपनी बेटी को कुछ दान दहेज तो देना ही चाहिए। सच कहूं, ये बात तो मेरे मन में भी बार बार आती है। मैं देखती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। शुक्ला सर हैं घर पे? हाँ, आइए ना, आइए। अरे वर्मा मलिक, आप लोग आओ आओ भाई आओ। कैसे आना हो गया आज? किशोरी, ये सब मेरे ऑफिस के कुलीग्स हैं। आज आप लोगों का कैसे आना हो गया भाई यहाँ? सर एक शिकायत है आपसे। कैसी शिकायत? सर, सक्सेना साहब ने तो आपको बिना वजह नौकरी से निकाल दिया, लेकिन आपने हम सबको अपने दिल से निकाल दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। दरअसल मेरी बिटिया की शादी की तारीख पक्की हो गई है, तो उसी सिलसिले में बिजी था। और आपने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया और शादी का कार्ड भी नहीं भिजवाया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। शादी का कार्ड आप सबको पहुंच जाएगा। बेटी के शादी में तो हम सब लोग बिना बुलाए आ जाएंगे, पर हम इस वक्त वादा निभाने आए सर। वादा? सर याद है आपको, मैंने कहा था कि मेरे भाई की फर्नीचर की दुकान है, तो आपकी बेटी की शादी के लिए उसका घर का फर्नीचर आप वहां से ले सकते हैं। पैसे की चिंता ना कीजिए, सारा बंदोबस्त हो चुका है। अब जब चाहे तब वहां से फर्नीचर ले आ सकते हैं। सर मैंने कहा था ना, मेरे ससुर जी ज्वेलर है, आपकी बेटी के लिए जितने ज्वेलरी चाहिए आप उनकी दुकान से ले जा सकते हो। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने ससुर जी से बात कर ली है।
और मेरे पास 1 लाख रुपया कैश तैयार पड़ा है। जब भी ज़रूरत पड़े मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। भैया सब लोग ऐसे वक्त मेरे काम आ रहे हैं, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ममता की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ बिल्कुल धूमधाम से होगी, बिल्कुल। चलो आओ आओ सही, आओ सही। किशोरी कुछ चाय वाय का प्रबंध करो। आओ आओ आओ। कल्याणी देवी जी, आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ? संजय की शादी का कार्ड लेकर मैं और ये आए थे, लेकिन आप मिले नहीं, इसलिए निजी तौर पर न्योता देने आई हूँ। आप संजय की शादी में आइएगा जरूर। क्यों? अगर हम शादी में नहीं आएंगे तो क्या ये शादी नहीं? ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आप हमारे समधी हैं, आपसे ही हमारी इज्जत है, मान मर्यादा है। मान मर्यादा? तब आपकी मान मर्यादा कहां गई थी जब आपके सदन का एक आदमी खून के जुर्म में पकड़ा? आप जानते हैं उस वक्त हमारी समाज में कितनी बेइज्जती हुई थी। भाई साहब, ये वक्त उन सब बातों को दोहराने का नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि आप उन बातों को भूल जाओ? वो अपमान भूल जाऊं जो आपने मुझे घर पर बुलाकर किया? मेरी बेटी को जो यातनाएं दी थी वो भूल जाओ? सुनिए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? ये मत भूलिए कि आप रुतबे में कितने भी बड़े क्यों न हो, इनसे फिर भी छोटे ही हैं। नहीं, मैं इन लोगों जितना छोटा नहीं हो सकता। मैं हर लिहाज से बड़ा, रुपया पैसा शौहरत सब कुछ मेरे पास। और कल्याणी देवी जी, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। मैंने अपनी बेटी आपके घर में ब्याही, राकेश नाथ की बेटी आपके घर की बहू बनी। इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ा, वरना समाज में आपको जानता ही कौन था। और हाँ, हमारी बेटी और आपकी बड़ी बहू इस शादी में शामिल नहीं होंगे। ऐसा मत कहिए भाई साहब। हमारी बड़ी बहू शादी में नहीं होगी तो समाज में हमारी बदनामी होगी। यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, यहां आकर मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। शादी में आना न आना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात कह देती हूं, जमीन को आसमान छूने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। नमस्ते। अजय की माँ यहाँ क्यों आई थी? बेटा, ये अजय की माँ तुम्हारी सास भी है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि सास को माँ का दर्जा दिया जाता है। सास को सिर्फ माँ का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे उसकी बहू माँ की तरह मानती भी है। जिस औरत को माँ होने का मतलब नहीं मालूम ना, उस औरत को मैं कभी माँ का दर्जा नहीं दे सकती। बेटा, तुम भी तो एक माँ हो। क्या तुम माँ होने का मतलब आज तक समझ पाई हो? कुछ नहीं समझी हो तुम। माँ तो वो होती है जो औलाद के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और तुम? शशि, नेहा को लेकर कल्पना को ताना मारने की जरूरत नहीं है।
मेरी बच्ची जो भी कर रही है एक अच्छी और सच्ची मां होने के नाते कर रही है। आपने इसे इस तरह बहका दिया है कि... क्या बहका दिया मैंने? हाँ, क्या बहका दिया मैंने अपनी बच्ची को? कौन सी गलत एडवाइस दी है मैंने इसे? मैं तो इसे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ना सिखा रहा हूं। गलत कह रहे हैं आप इसे समझा नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन के प्रति उलझा रहे हैं। देखो कल्पना, तुम मेरी बेटी हो और एक बेटी की माँ भी हो। मैं नेहा को सामने रखकर ये तुमसे कह रही हूँ कि जब नेहा की शादी होगी ना, तब तुम्हारी इसी तालीम से वो अपने ससुराल में, अपने सास ससुर से, अपने पति से, अपने घर संसार से... लगता है कल्याणी देवी के आने से तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गई हो, लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो। शकील की रिहाई की एक ऐसी सच्चाई मेरे हाथ में लगी है जिसे मैं सारी दुनिया के सामने जाहिर कर दूंगा। जयराम काका, क्या कर रहे हैं? जो सामान जहाँ जहाँ जाना है उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। अच्छा, अपने सारे डीलर्स तो वही है ना, कोई बदलाव तो नहीं आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं है, वैसे के वैसे ही है सब कुछ। पर वो तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से सदन के काम में फर्क तो जरूर आया होगा काका, क्योंकि मेरी वजह से सही ये सदन बदनाम तो जरूर हुआ था। तू इस सब की उलझन में क्यों पड़ रहा है? तू जाके आराम कर, मुझे भी काम करने दे। काका, ये लिस्ट आप मुझे दे दो, क्योंकि शहर सामान छोड़ने तो मैं ही जाऊंगा। नहीं, तुम सामान लेकर शहर नहीं जाओगे। क्यों माँ? तुम्हारे उस हादसे के बाद मुझे शहर से डर लगने लगा है। तो मेरी जगह किसी और को आप शहर... नहीं, अब सदन से कोई शहर नहीं जाएगा। मैंने सारे डीलर्स को हिदायत दी है कि वो अपना आदमी भेजकर अपने ऑर्डर का सामान यहां से ले जाए। जयराम, अमित कहाँ है? जी माँ जी, अमित अपने कमरे में है। मैं तो आपसे हर रोज मिलना चाहती हूँ, पर आप ही बात बात पर नाराज हो जाते हैं। क्या करूं श्वेता जी, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप जो अपने आप से, सारी दुनिया से इस कदर परेशान रहते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? जरूरी तो नहीं कि हर बात की कोई वजह हो। बेवजह तो कोई बात नहीं हो सकती अमित जी। अतीत में कोई ना कोई बात तो ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से आप... श्वेता जी, आप मुझे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? मैं ही नहीं, इस सदन का हर मेंबर आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि तुम हम सबको बहुत अच्छे लगते हो। सच कह रही हूँ, जैसी हमारी भावना होती है वैसी ही दुनिया और वहां के लोग नजर आते हैं। आप लोगों की ये फिलोसॉफिकल बातें कभी कभी तो समझ में आती है और कभी बोर कर जाती है। बोर नहीं करती। सच तो ये है कि तुम ये बातें सुनकर भी समझना नहीं चाहते। ये एटीट्यूड गलत है। हो सकता है, नहीं लेकिन हो सकता है आपकी नजर में गलत हो, मुझे तो यही अच्छा लगता है। जिसे दुनिया गलत कहती है। किस दुनिया की बात कर रही हैं आप कल्याणी जी? किस दुनिया की बात कर रही हैं आप और आपके सदन का हर आदमी सच्चाई से दूर रहकर ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता है। हकीकत की जमीन पर यह दुनिया कैसी है आपसे बेहतर मैं जानता हूं कल्याणी जी, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों यहां से चली जाएं। चली जाएं यहां से। देखिए अमित जी, आप फिर से वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहां से, कुछ नहीं सुन तुम्हारा। Get lost!
फिलोसॉफिकल बातें सुना रही है मुझे। जय भैरव। इनामदार। डाबला भाई, मैं तो ऑफिस जा रहा था, रास्ते में सोचा कि तुमसे मिलकर चलो। कैसे हो डाबला भाई? अरे अपना क्या इनामदार, ना सावन हरे ना भादोसी, मौसम एक जैसे है। अच्छा ये बता कि आज डाबला भाई भी आप कैसे? बस यूं ही दिल किया तुमसे मिलने का तो चला आया। भैरव, दिल किया? अरे तू तो बिना मतलब अपने बाप से नहीं मिलता इनामदार, तो मुझे क्या मिलेगा? बोल कैसे आना? डाबला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। तुमने वो शकील को छुड़ाने में जो मेरे दामाद आदित्य की मदद की है, उसी के लिए मैं तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच जो डीलिंग हुई थी, उसके बारे में तुमने किसी को कुछ बताया? वैसे भी इस डील के बारे में कोई नहीं जानता। इस डील के बारे में वही जानता है जो ये नहीं जानता। सच कह रहे हो? भैरव की सौगंध। तो फिर ये सारी बातें मेरे बड़े भाई के ससुर राकेश नाथ को कैसे पता चला? कि विजय उस दिन परेशान से मेरे पास क्यों आया था। इसका मतलब कि तुम्हारे उस दामाद ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ठीक आदमी नहीं है वो, ठीक आदमी नहीं है। मेरे दामाद को क्यों पूछ रहे डाबला? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये बातें मुझे सपना आया तेरे को, तेरे घर के दीवारों ने तुझे बताया? इनामदार, मेरी शक्ल पे देख, मैं तुझे क्या बेवकूफ लगता हूं, पागल लगता हूं, बुद्धू लगता हूं तुझे? बाबला भाई नाम है मेरा इनामदार। उड़ते पंछी के पर गिनता हूं। वैसे तो मैंने शकील के मामले में विजय की कोई मदद नहीं की, और अगर की है तो ये बात तेरे दामाद के अलावा और कोई नहीं जानता। डाबला भाई, अब इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। ये बात मुझे कहीं से भी पता चली, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? और फिर ऐसी बातें कुछ भी नहीं होती। गलत, गलत इनामदार। ऐसी बातें हमारे धंधे में कभी पता नहीं चलती, वो आदमी के साथ ही तक पहुंचाती। कर, मैं उस वकील से बाद में बात करूंगा, पहले तू अपनी बात पूरी कर। तो तू यहां मेरा शुक्रिया अदा कर। आगे बोल। डाबला, मैं तुमसे एक धंधे की बात करने आया। मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम दूंगा अगर तुम चौधरी खानदान के सामने से इतना कह दो कि इस मामले में तुमने विजय की मदद की। बस। मेरा देख इनामदार, मैं तुझे 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात कि दाबला भाई रोज अंडे देने वाली मुर्गी को एक ही झटके में हलाल नहीं करता। दूसरी बात, दाबला भाई दोस्ती और धंधे में करता ही नहीं करता। और तीसरी बात इनामदार, कि इस वक्त मेरे घर का दरवाजा तेरा इंतजार कर रहा है, तो अब यहां से जा सकता है। जय भैरव।
माँ जी। अरे नमस्ते नमस्ते। हेलो निकिता। हेलो। नेहा दिखाई नहीं दे रही है। बुलाती हूँ। नेहा देखो तो निकिता आई है। आप बैठिए ना। हाय निकिता। हाय। ये ले बेटा, नेहा को दे दिया। परसों मेरा बर्थडे है, तू जरूर आना। आई विल वेट फॉर यू। ओके, मैं जरूर आऊंगी। माँ जी, नेहा के साथ आप भी आ जाते तो हमें बहुत खुशी होती। मुझे पता नहीं मैं आ सकूंगी या नहीं, लेकिन नेहा को जरूर भेजूंगी। आप बैठिए ना, चाय वाय पी लीजिए। अरे बाजी नहीं, हम चलते हैं क्योंकि हमें और बहुत सारे कार्ड बांटने हैं। अच्छा ठीक है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते माँ। बाय बाय नहीं बाय। निकिता के पेरेंट्स हैं, नेहा को इनविटेशन कार्ड देने आए थे बर्थडे का। आप ज्वेलर के पास जाने वाले थे ना? वहीं से तो मैं आ रहा हूँ। सब कुछ ऑर्डर दे दिया है, 1-2 दिन में सब कुछ तैयार भी हो जाएगा। बाकी की तैयारियां भी करीब करीब हो चुकी हैं। कुछ इनविटेशन कार्ड्स बांटना बाकी है बस। तुम राकेश नाथ के पास गई थी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? ये पूछिए कि क्या क्या नहीं कहा। कह रहे थे वो खुद तो शादी पे नहीं आएंगे, कल्पना को भी नहीं आने देंगे। बड़ा घमंड दिखा रहे थे। मेरा भी कुछ ऐसा ही अंदाजा था। खैर, चंदन पर जहर का असर नहीं होता कल्याणी। कहने दो जो कहते हैं वो। बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि कल्पना की माँ उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी। कल्पना अगर सही होती तो राकेश नाथ की क्या मजाल। बाप के शह पर ही तो कल्पना इस घर को बर्बाद करने पर तुली है। मुझे तो एक डर और भी है। हमारे घर में नई बहू आने वाली है। बड़ी बहू का रवैया अगर यही रहा तो। कल्याणी, शुक्ला और ममता कल्पना के नेचर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा डर सिर्फ यही है कि क्या कल्पना का व्यवहार ऐसे ही रहेगा? क्या अजय इसी तरह? होनी को स्वीकार कर लो कल्याणी। वो तो मैंने स्वीकार कर ही लिया है, पर राकेश नाथ जी अपनी बेटी की खुशी के लिए नन्ही नेहा का बचपन बर्बाद कर रहे हैं। पापा आपको याद है ना नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है? हाँ, हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारा बर्थडे हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। वो कैसे पापा? इस घर को सजाएंगे, तुम्हारे नाम से केक बनाएंगे और सुबह पूजा होगी, शाम को पार्टी। और हम सुधा दीदी और शकील चाचा को भी बुलाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं। वैसे माँ तो सोच रही थी इस साल तुम्हारा बर्थडे हम लोग सदन में मनाएंगे। अरे नहीं, इस टाइम मैंने नेहा का बर्थडे बड़े लैविशली करने का सोचा है। सोचा क्या है, लगभग सारी तैयारी हो गई। तैयारी मतलब कैसी तैयारी? देखो ना, नेहा के फ्रेंड्स, फिर घर के लोग एंड पापा के बिजनेस पार्टनर्स, तो तकरीबन 250 to 300 लोग तो होंगे। तुम्हें लगता है कि इस घर में इतने लोग आ पाएंगे? इस घर में 50 लोग भी नहीं आ सकते। इसीलिए मैंने ना 5-star होटल से कोटेशंस मंगवाई है। मम्मी, क्या ये टाइम मेरा बर्थडे होटल में सेलिब्रेट करेंगे? ऑफ कोर्स बेटा, आखिर लोगों को भी तो पता चले राकेश नाथ इनामदार की नाती का बर्थडे है। नेहा बलराज चौधरी की बेटी है। हाँ ये यार, मैंने कब बना दिया? कल्पना, ये जो तुमने नेहा के बर्थडे के नाम पर इतने बड़े हंगामे की तैयारी कर ली है, तुम जानती हो इसका खर्चा कितना है? Around 4 to 5 lakhs। तुम समझती हो कि इतना खर्चा करने की मेरी हैसियत है? तुम्हारी ना सही, मेरे पापा की तो है।
तो कल्पना, नेहा का बर्थडे मनाने के बहाने तुमने अपने पापा की शान और शौकत की नुमाइश करने का इरादा कर लिया। देखो अजय, इस बार अगर मेरे पापा नेहा का बर्थडे अपने रुतबे के हिसाब से करना चाहते हैं तो इसमें तुम्हें क्या एतराज है? मुझे एतराज है क्योंकि तुम्हारे पापा सोसाइटी में अपना रुतबा ऊंचा दिखाने के बहाने हमें छोटा साबित करने की साजिश कर रहे हैं और तुम उसमें शामिल हो। तुम What nonsense! अजय, मैं कोई साजिश नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पापा अगर बड़े स्केल पर पार्टी करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन इस घर का फंक्शन इस घर में होकर रहेगा। फिर से तुम्हारी वो सड़ी गली ईगो। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी इस थिंकिंग से। मम्मी, पापा ठीक ही कह रहे हैं। आप मेरा बर्थडे दादी माँ के सदन में ही मनाइए। नहीं, जहाँ पर यतीम अनाथ लोग रहते हैं वहाँ पर मेरी बेटी का बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। बस सुबह सुबह के बात कर जिसे तुम यतीमों का बसेरा कहती हो, मेरे माँ के लिए वो मंदिर है। मंदिर है ना, तो जाओ, तुम जाओ ना मंदिर में, जाओ जाकर वहाँ पूजा पाठ करो। मेरी बेटी को नहीं लेके जाने का। मम्मी प्लीज, पापा के साथ चलने नहीं। प्लीज, मुझे अपना बर्थडे होटल में नहीं मनाना है, लेकिन प्लीज पापा के साथ चलने मत। मम्मी प्लीज, पापा के साथ झगड़ा मत कीजिए। प्लीज, पापा के साथ झगड़ा मत कीजिए। अपने नेहा के पास आ जाइए। नेहा के पास आ जाइए। नेहा, बेटा, नेहा, क्या हुआ नेहा? नेहा, क्या हुआ बेटे? रो क्यों रही हो? हाँ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बुखार तो नहीं है? बुरा सपना देखा क्या? बेटा क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? किसने कुछ कहा? रो क्यों रही हो बेटी? क्या हुआ बताओ तो सही। मुझे माँ की याद आ रही है। रोते नहीं बेटी, रोते नहीं। देखो, हम तुम्हें माँ के पास ले जाते हैं। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है। मुझे आप लोग के साथ रहना है। मुझे वहाँ नहीं जाना है। ठीक है बेटा, ठीक है, रो मत, चुप हो जाओ। तुम्हारी माँ को हम यहाँ बुला लेंगे, ठीक है? रो मत बेटा, सो जाओ। सो जाओ। शाबाश, ये अच्छी बेटी। सो जाओ। भाई आप? देखो, ससुर आया था मेरे पास एक ऑफर लेकर। कैसा ऑफर? यही कि जो बात तूने मेरे और विजय के बारे में उसे बताई है, अगर मैं वही बात चौधरी खानदान के आगे कंफर्म करता तो वो मुझे मुंह मांगी रकम देगा। भाई सच कहता हूं, मैंने इनामदार साहब। झूठ बोलता है तू वकील, झूठ बोलता है तू। मैं तेरे तस्वीर से वाकिफ हूं। भाई मेरी बात का यकीन करो, और मैं सच कहता हूं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं तो मिला ही नहीं तू उनसे, इतने दिनों से तेरी मुलाकात ही नहीं है। वकील, ये छोटी दलील कोर्ट में जज के आगे काम आ सकती है, लेकिन दाबला भाई के आगे नहीं। अरे कैसा आदमी है तू? कोर्ट में इतने बड़े बड़े केस लड़ता है और ये छोटी सी बात तू हासिल नहीं कर पाया। चंद रुपयों के लिए तूने अपने ईमान को बेच दिया। दाबला भाई मेरी बात पर यकीन करो, मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन आपसे कभी नहीं।
जय भैरव। वकील, जो पेशे और ईमान से झूठा होता है ना, वो किसी के आगे भी झूठ बोल सकता है। गेम खेल रहा है ना अपने ससुर के साथ मिलकर, मैं उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। भाई ये बात का यकीन करो। अरे मैं अपने धंधे की कसम खाता हूं। क्यों झूठी कसम खाते हो अपने धंधे की वकील? क्यों? चलो मान लेते हैं कि मुझे गलतफहमी हुई, लेकिन जिस दिन इस गलतफहमी पर सच की मोहर लग गई ना, काट कर फेंक दूंगा तुझे। उसकी वही सड़ी पुरानी घिसी पिटी बातें सुनकर मैं बोर हो गई हूँ। चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जीना। मुझे इस जिंदगी से सख्त नफरत है। चले जाओ। सच, इस अमित नाम के कैरेक्टर मेरी अभी तक समझ में नहीं आया। श्वेता, दुनिया में जो आदमी समझ में ना आए उसे समझना तो बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये कोशिश तू क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी तूने सदन ज्वाइन कर लिया है। यहाँ के आदर्श उसूल। एक्सक्यूज मी, यहाँ के आदर्श उसूलों की बात आप तो करिए मत। जब टाइम मिला आ गई, थोड़ा सा एंजॉय किया और बस। क्या क्या कहा तुमने? मैं यहाँ एंजॉय करने आती हूँ और ये कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? नहीं, ये कल्याणी सदन है, जहाँ पर अमित नाम के एक ऐसे आदमी को लाया गया है जो आत्महत्या करने जा रहा था और जो कभी नॉर्मल हो जाता है और कभी किसी बात पर एबनॉर्मल होकर वॉलेंट हो जाता है। इसीलिए तो कह रही हूँ श्वेता, तुम उस पर जरा ध्यान दो। वो सिर्फ तुम्हारे ही काबू में आता है। जब तुम उसके सामने आती हो तो। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? क्या तुमने मुझे भाभी कहा? होने वाली ही सही, पर हो तो मेरी भाभी ही ना। नहीं श्वेता, हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है और जिंदगी भर यही रहेगा। सच? बिल्कुल सच। तो तुम अपनी ननद से मिलाई? जी नहीं, मैं सीधे सदन से आ रही हूँ। हाँ, वहाँ जबरदस्ती तुम्हारी बहन नजर आ गई तो मिलकर आ गई। बड़े एहसान किया आपने जो मेरी बहन को इतनी लिफ्ट दी, वरना आपके पास तो। तुम भाई बहन को हो क्या है? जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे वैसे वैसे। बार बार रिमाइंड करने की क्या जरूरत है मुझे? हंसने खेले कुछ ही दिन रह गए मेरे। संजय, व्हाट यू मीन? चलो खैर। संजय, हम दोनों सच में एक होने वाले हैं। अरे तुम्हें अभी भी डाउट है? शादी के कार्ड बन गए, बटने शुरू हो गए, घर में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, तुम ऐसी बातें कर रही हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जैसे ही तुम्हारी कल्पना भाभी का ख्याल आता है। हाँ, वो बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उनका कुछ नहीं कह सकते, कब किस सूरत में कहां कौन सी नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। पता नहीं वो बाप बेटी कौन सी नई प्रॉब्लम क्रिएट करें। मुझे तो पक्का यकीन है वो ये शुभ काम ऐसे ही नहीं होने देंगी, कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेंगी। उसका अंदेशा मुझे भी है। इनफैक्ट माँ और पापा तो दिल ही दिल में डरे भी हुए हैं। और विजय भैया, उन्हें तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या बात है? विजय भैया की हालत का जिक्र तुम उस दिन भी कर रहे थे। सब ठीक तो है ना उनके साथ? नहीं ममता, सब कुछ ठीक नहीं है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछली बार भी मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन I'm sorry, उस दिन तो मैंने तुम्हारी बात मजाक में उड़ा दी थी। तुम विजय भैया से उनकी परेशानी का रीजन क्यों नहीं पूछते? ममता, मैंने उनसे लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं है। पता नहीं क्या बात है। सच कहूं तो
कल्याणी देवी जी के तीनों बेटों में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या फर्ज निभाया है तुमने अपनी मां के साथ साथ उनके कल्याणी सदन की भी लाज रखी। आई एम रियली प्राउड। क्या तुम डाबला भाई को जानते हो? राकेश नाथ से मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई किसी काम की सिलसिले में, लेकिन तुम्हारा जिक्र कभी नहीं हुआ। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा यहां आना जाना। भाई विजय, मैं वकील हूं और वकील लोग अपने क्लाइंट की बातें किसी दूसरे को नहीं बताते, खासतौर से मेरे जैसा वकील जो अपने क्लाइंट की बात किसी को नहीं बताता। अगर मुझे पता चला कि आपने इनामदार को इस बारे में कुछ भी बताया तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई का साड़ू भाई हैं। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द यहां आ जाओ। विजय, ये क्या हो गया है तुम्हें? चुप क्यों? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि वो राकेश नाथ आया था मेरे पास। वो तुम्हारा दोस्त है ना, वकील आदित्य। उसने उसे सब कुछ बता दिया। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। कहना क्या है विजय? तुम्हारे और मेरे बीच जो खुफिया डीलिंग हुई थी वो बात लीक हो चुकी है। तो इसका मतलब आदित्य शानबाग ने इस राज पर से पर्दाफाश किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते विजय, कुछ नहीं। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। क्या मिलेगा तुम्हें सब करके? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, समझो और फिर करो। तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम खुद को ही मुजरिमों के कटघरे में पाओगे। और तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारा सारा खानदान होगा। तुम्हारी वो मां होगी जिसके मान सम्मान इज्जत के लिए तुमने ये सब किया, समझे? अरे तो मैं क्या करूं? विजय, तुम्हारे और मेरे बीच जिसका पता उस राकेश नाथ को चल चुका है। राकेश नाथ कितना पहुंचा हुआ आदमी है ये तुम नहीं, मैं जानता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो विजय, राकेश नाथ जब तक मैं उनके हां में हां नहीं करूंगा तब तक वो इस बात को साबित नहीं कर सकते कि हम दोनों के बीच कोई डील हुई थी। तुम चाहते क्या हो? भला, सबका भला, तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का भला। मैं भैरव से ही प्रार्थना करता हूं। वो तुम्हारे इंस्पेक्टर भाई की शादी है ना 1-2 दिन में। अगर तुम ये चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो विजय, तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना। मैं तुम्हारा एक काम भी नहीं समझे तो एक काम भी नहीं करूंगा।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। जिस घर में हमेशा सुख और शांति बसती थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि यहां मनुष्य छाने लग गई है। सब कुछ। पर क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? इसकी बहुत सारी वजह हैं भैया। कुछ मुझे भी तो बताओ। मैं आपको क्या बताऊं? क्या आप नहीं जानते? आप भी तो इसी घर में रहते हैं ना। देखो, तुम्हारा इशारा जिस तरफ है उसका मुझे कुछ कुछ अंदाजा है। जब अंदाजा है आपको तो मुझसे बताने को क्यों कह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होने वाला है। क्या हो रहा है ये सब? देखो संजय, हालात जब इंसान के हाथ में नहीं रहते तो उसे भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए। हाँ, अब तो शायद भगवान को ही आना पड़ेगा ये सब ठीक करने के लिए। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया संजय? अचानक नहीं हुआ है भैया, ये बात मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं। भैया, यहां मेरी शादी होने वाली है, सबको खुश होना चाहिए, लेकिन क्या खुशियां हैं? मां और पापा राकेश नाथ जी को लेकर परेशान हैं, आप भाभी को लेकर परेशान हैं, नेहा बिल्कुल अकेली होती जा रही है, ममता के पेरेंट्स की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं जब भी विजय भैया को देखता हूं मुझे ऐसा लगता है उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला हो। भैया, इस तरह शादी होती? चिंता नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने ठीक कहा था टीना। अपनी एक उलझन को सुलझाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी उलझा के रखी है। मैं अब एक ऐसे चक्र में फंस गया हूं कि वहां से निकलना अब नामुमकिन है। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ विजय? नहीं टीना, अब मेरी मदद तो भगवान भी नहीं कर पाएगा। मैंने अपने चारों ओर एक ऐसा जाल बुन लिया है कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ विजय, तुम्हारी सारी परेशानी मेरे भाई के साथ काम करने की वजह से क्रिएट हुई है। हमेशा जो भी आदमी मेरे भाई के साथ धंधा करता है वो बर्बाद हो जाता है, और मैंने शुरू में तुम्हें कितना समझाया भी था। मैं जानता हूं टीना, जब मैं तुम्हारे भाई से पहली बार मिला था तो वो हालात की वजह से मिला था, लेकिन उसके बाद बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आखिर बात क्या है? तुम्हें बताकर भी कोई फायदा नहीं है टीना। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, या तो मैं तुम्हारे भाई के साथ एक बार फिर से काम करने के लिए हाँ कर दूं, और या फिर अपने पापा को सब कुछ साफ साफ बता दूं। लेकिन नहीं, दोनों ही कंडीशन में बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। विजय, मुझे तुम अपनी परेशानी बताओ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। टीना, तुम्हारा भाई तुम्हारी बात किस हद तक मानता है? नहीं टीना, मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी बात भी नहीं मानेगा। तुम मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उसका नेचर
पहली डील के बाद ही समझ गया था वो अपने फायदे के लिए किसी की भी नहीं सुनेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। भैया मेरी बात नहीं मानेंगे, और धंधे की बात पर तो मुझसे झगड़े की हद तक बहस कर लेते हैं। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन विजय, ये बात क्योंकि तुमसे जुड़ी है और तुम्हारी परेशानी से मुझे दुख होता है, इसलिए एक बार मैं भैया से बात करके जरूर देखूंगी। हो सकता है भैया मान जाए। यस, हाँ उदय बोलो। नहीं नहीं, विजय साहब यहाँ पर नहीं है। गुप्ता? अच्छा, वो कार्गो वाले मिस्टर गुप्ता। तुम एक काम करो, तुम उन्हें बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, और मैं विजय साहब से मिलकर आता हूँ। नहीं, विजय साहब आने वाले हैं। हाँ, मैं उन्हीं की वेट कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या मिस्टर श्रीवास्तव? गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। सर मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने जब आपको बोला था कि मैं थोड़ी देर में ऑफिस आ रहा हूँ, तो आपको बाद में मोबाइल पे फोन करने की क्या जरूरत? आई एम सॉरी सर, कार्गो जाने वाला माल रेडी था और मैं ये पूछना चाहता था कि माल पहले की तरह शिवड़ी वाले गोदाम। Don't try to be over smart। मुझे ज्यादा स्मार्ट और पसंद नहीं है मिस्टर श्रीवास्तव। आप क्या पूछना चाहते हैं और क्यों पूछना चाहते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या हुआ श्रीवास्तव जी? विजय साहब फिर नाराज हो गए क्या? लगता है अब तो कोई दूसरा दरवाजा देखना पड़ेगा। अरे पता नहीं क्या समस्या आपने आपकी, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। माफ कीजिएगा श्रीवास्तव जी, लेकिन गलती आप ही की है। मतलब माल कहाँ जाएगा ये पूछना मेरी गलती है? ये स्मार्टनेस है मेरी, चालाकी है मेरी। अरे पसीने के साथ अपना खून बहाता हूं इस कंपनी के लिए। ये हम सब जानते हैं कि आपके जैसा मेहनती आदमी इस कंपनी में और कोई नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है आपको विजय साहब से पूछने की? अरे मालिक लोग हैं, अपने मुंह से एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। माल शिवरी क्यों भेजना ये पूछना मेरी गलती है? ऑफ कोर्स यस। अरे माल भेजते रहिए शिवरी गोदाम, आपको क्या है? तुम्हारी बात ठीक है उदय शंकर, अगली बार बिना पूछे माल में शिवरी गोदाम भेजते जाऊंगा, और बड़े साहब ने पूछा तो साफ साफ उन्हें बता दूंगा। अरे तुम तो कह रहे थे कि गुप्ता जी आए कार्गो से, कहाँ है वो? हाँ, वो आपका ही वेट कर रहे थे, इधर उधर कहीं गए होंगे, आ जाएंगे अभी। अच्छा ठीक है। ये दामोदर सेठ लाइन पे नहीं आ रहा है, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। तो ठीक बोला था दगड़ू, उस दामोदर सेठ पर चिकना का हाथ है, क्योंकि जितना बड़ा ऑफर मैंने उस गाले के लिए उसे दिया था, वो आराम से गाला हमारे नाम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बता कि पक्के 17 से कब आना है? बस भाई 2-3 दिन में आने वाला वो। अच्छा है, जैसे वो आएगा उसको मुझसे मिलने के लिए कहना। उस दामोदर सेठ को टपकाना है। भाई इससे पंगा हो सकता है। अरे पंगा कुछ भी हो, अब दामोदर सेठ टपकेगा ही, बस। अब तुम लोग जाओ। जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? विजय से मिलने, वो बहुत परेशानी में है। उसकी परेशानी से तुम भी परेशान हो रही है? इसलिए क्योंकि उसकी परेशानी तुम्हारी वजह से है, और मैंने लगता है उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया सब कुछ। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया है। टीना, मैंने कितनी बार कहा तुझसे कि भाई के धंधे में कुछ बोलना नहीं, कहा था ना मैंने तुझसे? भैया, वो इतना दुखी है और तुम? अब तो उसका दुख भी तुझसे देखा नहीं जाता। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया तुझे उससे। भैया, मैं नहीं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ कौन सा धंधा किया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ,
उन्हें जंगल से मुक्त कर दो। देख टीना, उस लड़के से प्यार ठीक नहीं है। बस बंद कर दे उससे मिलना जुलना, बंद कर दे। क्यों? क्या बुराई है उसके अंदर? अगर उसके अंदर बुराई है भी तो वो तुमसे ज्यादा बुरा आदमी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसे अपने जंगल से आजाद नहीं करता। टीना, मैं उस विजय चौधरी को इतना बुरा इंसान बनाऊंगा, इतना बुरा इंसान बनाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा उससे नफरत करोगी। देखना तुम। अगर मैं उससे मिलना जुलना छोड़ दूं तो तुम्हारी बात मानकर मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ दूं तो टीना, तुम बहुत समझदार हो गई। समझदार तो होना ही है। आखिर बहन किसकी हो? भावला भाई की बहन हो। जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। कहीं मेरी बहन झूठ तो नहीं बोल रही है? वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। हेलो अजय, कैसे हो? अब तक तो ठीक ही था, पर अब मेरे आने से मूड खराब हो गया। ये सच बोलना कब से सीखा तुमने? अजय, सच तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। सिर्फ तुम्हें मेरा सच कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आज कौन सा सच कहने आई? कहने नहीं, पूछने आई हूँ। वैसे संजय की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई या कुछ बाकी है? ये सब तुम किस लिए पूछ रही हो? तुमसे क्या मतलब है इसका? माँ कहती है मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इस नाते मुझे हर काम में शरीक होना चाहिए, और तुम कहते हो मेरा इससे कोई मतलब नहीं। देखो कल्पना, मैं इस वक्त तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तो मैं तुमसे झगड़ा करना चाहती हूँ। तुम झगड़ा करोगी? हाँ। झगड़ा करना तो तुम्हारे खानदान में है। मेरी माँ तुम्हारे पापा के घर गई थी, तब भी उन्होंने झगड़ा ही किया था। हाँ, पापा कुछ कह रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी बातें भी बताई होगी। मेरी माँ से क्या क्या कहा ये भी बताया होगा। प्लीज अजय, ये सब बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से जो अल्फाज कहे, जैसे अपमान किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी नजर में मैंने या मेरे पापा ने इस परिवार के लिए कभी कुछ अच्छा किया है? हाँ? नहीं किया, क्योंकि हर बात की एक हद होती है और तुम लोगों ने ये हद पार कर चुके हो तुम लोग। और तुम सब तो दूध के धुले हुए हो, है ना? बस करो, अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कौन सा राज जानने के लिए आई हो जो तुम्हें अपने बाप को बताना है? प्लीज अजय, मैं यहाँ सिर्फ नेहा से घर पर नहीं है वो। क्यों? स्कूल की छुट्टी तो कब से हो गई? मुझे पता है स्कूल की छुट्टी हो गई है। वो अपनी फ्रेंड निकिता, उसके बर्थडे पार्टी पर उसके घर गई है, और अब तुम अपने बाप के घर जाओ। आउट।